एक प्रश्न आप सभी के लिए, जब कोई जुर्म होता है, कोई वारदात होती है, कोई अपराध होता है या किसी का शोषण होता है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले कहां जाएगा? जाहिर सी बात है, आप सभी यही कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न है। सबसे पहले व्यक्ति पुलिस थाने जाएगा, पुलिस प्रशासन में जाकर शिकायत दर्ज कराएगा, जिसके बाद व्यक्ति को न्याय मिलेगा। अगर पुलिस स्टेशन जाने के बाद ऐसा हो कि फरियादी के ऊपर दुगना अत्याचार किया जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति का एक बार फिर से शारीरिक शोषण कर दिया जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। खबरिया में हम आपको बताएंगे कि जुनेद ने कैसे लड़की को अपनी बहन बनाकर किया महीनों बलात्कार। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने की हैवानियत की हदें पार। आखिर में जानिए प्रदेश की राजनीतिक पार्टी कैसे सुलझाने में लगी है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राजधानी भोपाल में एक ऑटो ड्राइवर बड़ा फेमस हुआ था। इसका नाम था जावेद। जावेद के पास एक ऑटो था। उस ऑटो को वो एम्बुलेंस की तरह लोगों की सेवा में उपयोग करता था। किसी का भी फोन आता था जावेद के पास, तो जावेद उनकी सेवा के लिए तुरंत पहुंच जाता था और उस व्यक्ति को घर से लेकर अस्पताल तक ड्रॉप करता था। उस जावेद ने काफी सुर्खियां बटोरी कि ये जावेद बहुत बड़ा समाज सेवक है। उसने अपने बीवी के गहने बेचकर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा। लेकिन क्या आपको जावेद के असली चेहरे के बारे में पता है? जावेद एक बलात्कारी है। जिस जावेद ने एक लड़की को अपनी बहन बनाकर कई महीनों तक उसका बलात्कार किया, उस लड़की ने जब इस बात का विरोध जताने की कोशिश की तो जावेद उसे ब्लैकमेल करने लगा। जब उस 27 वर्षीय महिला ने अपने पति को यह सारी बात बताई तो पति ने उस घर को खाली कर दिया। घर खाली करने के बाद वो पति पत्नी दूसरी जगह रहने लगे, लेकिन जावेद लगातार उस दंपति को, उस खासकर की उस महिला को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। बार बार जावेद ने उस महिला का बलात्कार करने की कोशिश की, जिसके बाद वो महिला पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पर उसने जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अब आप जरा देखिए, एक तरफ यही जावेद समाज सेवा के नाम पर लोगों से सुर्खियां बटोर रहा था, लोगों की सिंपैथी ले रहा था, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, ये दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं जावेद का असली चेहरा एक बलात्कारी के रूप में सामने निकल कर आया, जहां किराए से रहने वाली एक महिला का उसने लगातार बलात्कार किया। अब ये मामला पुलिस थाने में है। पुलिस प्रशासन इस पर जांच कर रही है और आगामी कार्रवाई भी करेगी। अब हम आपके सामने पुलिस द्वारा की गई हैवानियत के कुछ किस्से सामने रखेंगे। आपने हाल ही में कुछ दिन पहले एक किस्सा सुना होगा कि एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया। जब उसके बलात्कार की खबर उसकी मां को लगी तो वो बच्ची और मां पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद वहां पदस्थ एसआई ने उसकी मां से कहा कि 2 दिन बाद अपनी बच्ची को भेजना, इसका मेडिकल होगा। 2 दिन बाद जब मां बच्ची को पुलिस थाने पहुंचाती है तो उस एसआई द्वारा उस नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया जाता है। आखिर में उस बच्ची ने इस बात का विरोध किया और मामला दर्ज कराया। दरअसल ये पूरा वाकया ललितपुर जिले का है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही एक मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आया है, जहां एक पुलिस कर्मचारी द्वारा एक निर्धन महिला जो कि किराने की दुकान पर काम करती है उसके साथ बलात्कार करने का और शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस कर्मचारी द्वारा उस लड़की का कई दिनों से पीछा किया जा रहा था। लड़की ने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस कर्मचारी लड़की की मां के पास पहुंचा और उसने वहां जाकर कहानी सुनाई। कहानी ये कि मैं भी आप ही की जात बिरादरी का हूं, आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं। चूंकि लड़की निर्धन थी, घर पर बूढ़ी मां थी, तो लड़की की मां ने कहा कि हल्की फुल्की बात इस पुलिस कर्मचारी से कर लिया करो। जिसके बाद पुलिस कर्मचारी और लड़की के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई
उस लड़की को एक दिन पुलिस कर्मचारी ने अपने घर बुलाया। जब वो लड़की उसके घर पहुंची तो पता लगा कि ये पुलिस कर्मचारी असल में अजय साहू है, ना कि उसी की जात बिरादरी का। इसने उसकी मां से झूठ बोला था कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। जब इस बात का विरोध उस लड़की ने किया तो उस पुलिस कर्मचारी ने एक बात कही, जिसके बाद उस पुलिस कर्मचारी ने कहा, मैंने अपनी पहली पत्नी के शरीर के एक एक हिस्से पर सिगरेट से निशान बना दिए हैं। तुम अगर आगे कुछ बोलोगी तो तुम्हें बदनाम कर दिया जाएगा, इसीलिए तुम शांत रहो। लेकिन वो लड़की वहां से जैसे तैसे निकली, पड़ोसियों की मदद से, आस पड़ोस में रहने वालों की मदद से, जिसके बाद उसने उस पुलिस कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि वहां पर पदस्थ SP, ADG और सिविल सर्जन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। अगला मामला दतिया से है, जहां एक हेड कांस्टेबल जिसका नाम रवि शर्मा है, उसने एक 6 साल के बच्चे की गला रेंदकर हत्या कर दी। दरअसल रवि शर्मा उस दिन ड्यूटी पर था। उस बच्चे की बस इतनी सी गलती थी कि वो बच्चा रवि शर्मा के पास बार बार 6 रुपए मांगने आ रहा था। अचानक ना जाने किस बात पर रवि शर्मा को गुस्सा आया और उस बच्चे को अपनी गाड़ी में ले गया, जहां उस बच्चे का गला रेंद कर उसने हत्या कर दी। अचानक से जंगलों में उस बच्चे की लाश मिलती है, जिसके बाद उस क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। जांच कमेटी गठित होती है, इस पूरे विषय में जांच होती है और जांच के बाद जब सब कुछ सामने आता है तो लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। सामने ये आता है कि पुलिस हेड कांस्टेबल, जो कि जनता की रक्षा के लिए होता है, उसी पुलिस प्रशासन के एक व्यक्ति ने एक 6 वर्ष के मासूम की गला रेंदकर हत्या कर दी। अगली खबर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि पंचायत चुनाव बिना OBC आरक्षण के होंगे। अब दोनों ही पार्टियों में खलबली मच गई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की टांग खींचने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बयान दे रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदेश दौरा कैंसिल कर दिया है। जरा देखिए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से OBC विरोधी पार्टी रही है। जैसी की संभावना थी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का षड्यंत्र कर रही थी और वो षड्यंत्र में सफल हो गई। उसके द्वारा जिस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय में गलत जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं, पिछड़े वर्ग का गलत आबादी का बायोडाटा प्रस्तुत किया गया है, आरक्षण की मांग ज़्यादा की गई है, इन सब बातों से लग रहा था कहीं ना कहीं ये फिर एक बार पिछड़े वर्ग को छलावा करने का कार्य कर रहे हैं। और जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में उनके नियुक्त वकील के द्वारा भी कहा गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय से महाराष्ट्र जैसा ही निर्णय होगा। इससे साफ लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से प्री प्लान ढंग से कराने वाला कार्य किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने कोई विकल्प नहीं था। जब आपने दस्तावेजी पूरे नहीं दिए हैं, ट्रिपल टी टेस्ट का जो है, ट्रिपल टी के टेस्ट का जानकारी नहीं प्रस्तुत किया, तो माननीय उच्च न्यायालय के पास विकल्प ही नहीं था। इसलिए उनके द्वारा निर्णय दिया गया है, उस पर तो मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछड़े वर्ग के साथ जो धोखा किया जा रहा है, जो धोखा करने का प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो ये भी कहा कि कमलनाथ ने सुभाष यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। अब वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने यह बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी उस स्थान पर OBC आरक्षण के हिसाब से लोगों को टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह गंभीरता के साथ 27 क्यों हमारे OBC वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। इसी प्रकार जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए खबरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।